Assalamu alaikum. I'm Munazza Niazi. Today my topic is mycoplasma. Mycoplasma anesthesia का सब्जेक्ट है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है पेट्रोलॉजी। इन दोनों के कंबाइन कुछ टॉपिक हैं जो कि कवर करूँगी और इसका आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोप्लाज्मा। Mycoplasma are the group of the very small and well-less organism of which Mycoplasma pneumoniae is the major pathogens. Last time आप lectures के अंदर पढ़ चुके हैं कि microorganism, microbiology is a branch of the biology. We deal with the study of the microorganism. Those are microorganisms we cannot see with the naked eyes. आम आँख से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में है बहुत सारे आते हैं, फंजाई, पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, और हमारा जो मेजर जो आउटलाइन में उसमें बैक्टीरिया की स्टडी को हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा एक है माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। किस पे? सेल वॉल पे। माइक्रो जो भी बैक्टीरिया हैं या तो ग्राम पॉजिटिव होती हैं या ग्राम नेगेटिव होती हैं। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, उसकी बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती हैं और अप्रॉक्सीमेट 90% होती हैं और ग्राम नेगेटिव में 10% होती हैं। तो वो और माइकोप्लाज्मा एक वाहिद बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल बहुत ही कम होती हैं या नहीं होती, बहुत लेस अमाउंट्स में होती हैं, इसलिए हम इसको ग्राम नेगेटिव की कंसिडर करते हैं। इसका मेजर पैथोजन है जो वो है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है, पैथोजेनिक्स है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया काज एटिपिकल न्यूमोनिया। एटिपिकल का मतलब क्या है कि कांट ग्रो ऑन द रूटीन मीडिया, कि तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हैं जो उनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडिया जो है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उनको फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिस पे उन्होंने ग्रो होना होता है। उसका हमें पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पे ग्रो हो सकता है और कौन से मीडिया पे ग्रो होता है, तो उसको हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उस मीडिया के अंदर और उसको ग्रो करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो रूटीन मीडिया के ऊपर जो है, रूटीन मतलब कि आम रूटीन में जो लैब में यूज़ हो रहे होते हैं जो कमर्शियल हैं उन पे ग्रो नहीं हो सकता और डज नॉट रिसेंबल्स मोनोकोकल्स न्यूमोनिया के साथ भी रिसेंबल्स नहीं करता। दे मे एग्जिस्ट एज ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा फाउंड इन द थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्स के जीटीए ट्रैक के अंदर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मोस्टली ये एज ए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जो कि हार्म नहीं होते, वो जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन्स को, बेनिफिशियल्स होते हैं। लेकिन जब कभी अगर यूटीआई ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो तब पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो इन्फेक्शन होता है तो तब इन्फेक्शन कॉज करते हैं। The genus of the highly polymorphic and gram-negative aerobic or facultative anaerobic bacteria that lack cell wall के पोलीमॉर्फिक होते हैं। पोलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि डिफरेंट शेप एंड साइज़ होते हैं। इनकी शेप माइकोप्लाज्मा की डिफरेंट शेप होती है और साइज़ वो चेंज करते रहते हैं। ग्राम नेगेटिव, इसलिए पहले मैंने कहा कि इनकी सेल वॉल, क्योंकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में 10% पेप्टाइडोग्लाइकन होती हैं, तो माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल बहुत ही वीक होती हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसको फिर भी ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में हम क्या है कंसिडर करते हैं। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और एज वेल एज एनेस्थीसिया के। तो एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो किस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं कि एनेस्थीसिया के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जब इन फ्यूचर प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो पेशेंट्स को डील करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, उनकी बॉडी साथ उनका जो है अटैचमेंट होती है, लिंक होता है, मतलब उसको टच करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट्स जो है ह्यूमन के बॉडी के ऊपर कौन कौन से बैक्टीरिया
एज ए नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, और इनसाइड बॉडी के कौन से ऑर्गन जैसे जैसे मतलब पार्ट हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन से होते हैं, नोज़ के अंदर कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी की स्किन के ऊपर जो है स्टाफाइलोकोकस एपिडर्माइडस बैक्टीरिया है, जो कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और नेज़ल कैविटी की बात करें नोज़ की, तो उसमें एस ऑरियस जो है एज ए नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर बैक्टीरिया एज ए नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। तो एनेस्थीसिया स्टूडेंट्स को मेनली ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि उन्हें पेशेंट्स को डील करना होता है। उनको पता होना चाहिए कि पेशेंट्स के आप प्रिक कर रहे हैं तो बॉडी के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। अगर आप उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन नहीं करते और प्रॉपर्ली पंचर नहीं कर रहे तो कौन सा बैक्टीरिया इंटर हो सकते हैं, कौन सा इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़, Mycoplasma are the smallest free-living organism, many as small as 0.0 micrometer in diameter. Their most prominent feature in the absence of the cell walls के माइकोप्लाज्मा एक वाहिद बैक्टीरिया है जिसके एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फीचर है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। Consequently, mycoplasma stain poorly with gram stain antibiotic ग्राम स्टेन तक बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता, किस तरीके से होती है कि पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर थिक होती हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है 90% के करीब, और नेगेटिव जो है वो कम होती हैं, कितनी 10% के करीब। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में पर्पल कलर स्टेन करते हैं ड्यू टू क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रानीन, ड्यू टू सेफ्रानीन एक डाई है उसकी वजह से। ग्राम नेगेटिव जो है पतली थिन लेयर्स होने की वजह से वो क्या करते हैं कि रेडिश कलर ले लेते हैं। तो क्या बात हो रही है कि माइकोप्लाज्मा स्टेन पुअरली विद ग्राम स्टेन की ग्राम स्टेन जो है हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं, माइकोप्लाज्मा को स्टेन किया जाए तो वो पुअरली होते हैं क्योंकि इसकी सेल वॉल लेस होती हैं, एब्सेंस होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती। एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस पेनिसिलिन एंड सिप्रोफ्लैक्सिन्स आर इनइफेक्टिव कि जो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्या है अटैक करती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो डिफरेंट हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं, कुछ एंजाइम्स को रोकती हैं। तो जो पेनिसिलिन है वो क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती है, उसको तोड़ देती है, रोकती है। तो अगर क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, इसलिए जो है सेफ्लोसोप्रीन्स और पेनिसिलिन जो है जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो क्या है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, इनइफेक्टिव है। देयर आउटर सर्फेस इज a flexible cell membrane, hence these organisms can assume a variety of the shapes कि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं। माइकोप्लाज्मा की कोई परमानेंट प्रॉपर शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज करती रहती है, इसका साइज शेप चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इसको डिटरमाइन करने में और इसको आइडेंटिफिकेशन में हमें डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं। There is the only bacterial membrane that contain the cholesterol usually found in the eukaryotic cell membrane. Grow in the labs on the artificial media, but they have the complex nutrients requirements including the several lipids. पहले मैंने बात की थी कि लैब के अंदर हम तमाम बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा है, इसका कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम सैंपल लेते हैं लैब्स के अंदर, मीडिया के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसकी सेल वॉल एब्सेंस है और इस मीडिया को बहुत ही मुश्किल से ग्रो किया जाता है। अगर इसको हम ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, हमें टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। सेकेंडली इसके लिए एक स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, लिपिड्स वगैरह चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए। ग्रो स्लोली एंड रिक्वायर 1 वीक टू फॉर्म द विजिबल कॉलोनी
कि इसकी ग्रोथ बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होती है और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक चाहिए होता है इसकी कॉलोनीज़ को विजिबल होने के, अपीयर होने में मीडिया के ऊपर। जब हम इसको मीडिया के ऊपर सैंपल को स्टिकिंग करते हैं, लगाते हैं और लैब के अंदर, इंक्यूबेटर के अंदर फेवरेबल कंडीशन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है वो प्रोवाइड करते हैं और 1 वीक के बाद जब कॉलोनी देखते तब जाके विजिबल होती हैं। और किस तरीके की शेप आती है, फ्राइड एग को जब फ्राइड किया जाता है उसकी जो लेयर जो जर्दी होती है वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। इस तरीके से आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, फ्राइड एग की तरह इसकी जो है कॉलोनीज होती हैं। राइस सेंटर्स जो उसका जो होता है दरमियान का जो हिस्सा होता है, सेंटर होता है, वो उभरा हुआ होता है ऊपर की तरफ, और जो एजेस होती हैं, लेयर्स होती है, वो थिनर होती हैं, पतली होती हैं। पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमोलॉजी। Mycoplasma pneumonia is pathogen only for the human, is transmitted by the respiratory droplets। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो किसकी वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से मोस्टली जो है स्प्रेड होता है। ऑर्गेनिज्म इज रॉड। किस तरीके अगर माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन एक पर्सन को हो गया तो किस तरीके की जो है सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर्स होंगी। उसमें है सोर थ्रोट होता है, गला सूज जाता है, स्वेलिंग होती है, कफिंग होना शुरू होती है, फीवर, फटीग और हेडेक, ये सिम्टम्स हैं। एंड स्मॉल अमाउंट होते हैं नॉन ब्लडी स्पुटम आर प्रोड्यूस। ठीक है, कि इसको दूसरे बैक्टीरिया के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं, उस केस में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है इन सीवियर कंडीशंस में। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसके अंदर ब्लड नहीं आता। एथराइटिस इन केस वेयर मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इन्फेक्शन का ताल्लुक इंसान की एज पे भी बहुत डिपेंड करता है। एक बच्चों के अंदर, यंग एज के अंदर और ओल्ड। अगर यंग एज के पर्सन को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो क्या करता है कि उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के अंदर कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है कि स्किन जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं इन्फेक्शन को। इन केस इन्फेक्शन किसी तरीके से इंजरी हुई हुई स्किन से, जिस तरीके से बैक्टीरिया इंटर हो गया बॉडी के अंदर, तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं एज ए फाइटर होते हैं, वो इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो रोकते हैं। तो ह्यूमन जो यंग एज के लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कंपेयर जो ओल्ड 50-60 प्लस एज है उनका, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। तो इन केस फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको क्या है, डायबिटीज़ है और कह लें कि साथ टाइफाइड भी हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो उसकी एज क्या है 50 प्लस है, तो उसमें को अगर माइकोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, ऑलरेडी एक डिजीज़ से गुजर रहा है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके किस होने के, स्प्रेड होने। तो उसमें क्या हो सकता है, सीवियर कंडीशंस का एथराइटिस हो सकते हैं। एथराइटिस के इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है, जो जॉइंट्स बॉडी आपके बोन्स के जो जॉइंट्स इनके दरमियान इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट सराउंड्स द हार्ट। गैंग्लियन बेयर सिंड्रोम्स, ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कैन लीड टू पैरालिसिस एंड डेथ। तो ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि आपका जो ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है जो तमाम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आती हैं उसमें या तो पैरालाइज हो जाते बंदे या तो डेथ हो जाती है। इंसेफेलाइटिस द पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। किडनी फेलियर हो जाते हैं, किडनी के अंदर क्या है नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट्स हैं किडनी के, जो क्या है आपकी बॉडी के तमाम जो वेस्ट मटेरियल उसको फिल्टर आउट करते हैं और वेस्ट मटेरियल को यूरिन की फॉर्म में खारिज करते हैं, बॉडी से स्क्रीशन होती है। अगर किडनी काम करना छोड़ जाती है तो आपके तमाम वेस्ट मटेरियल्स, आपके बॉडी का क्या हाल होगा इमेजिन कि तमाम जो आप चीज़ें खा रहे हो उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, जो उसको वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी जो है वो फट जाएगी। Hemolytic anemia is a form of the anemia due to hemolysis, that abnormal breakdown of the red blood cells।
कि RBCs की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है। हिस्टोन एगस इज़ द टाइप ऑफ द मीडिया इज़ यूज टू ग्रो द माइकोप्लाज्मा अनोमोनी, कि इस मीडिया को यूज़ किया जाता है लैब्स के अंदर इसको ग्रो करने की। डिफ़िकल्ट है वैसे ग्रो करना, लेकिन किया जाता है। माइक्रोस्कोपी डिफ़िकल्ट टू स्टेन क्यों है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, इसकी वजह से क्या है इसको डिफ़िकल्ट है। अमीनोक्रोमेटोग्राफी, फ्लोरेसेंट के हैं कि डाई होती है, उनको हम ऑलरेडी फ्लोरेसेंट जो है उसके साथ अटैच करते हैं ताकि वो सैंपल्स माइकोप्लाज्मा के साथ कि उसके साथ अटैच होंगे, तो वो जब हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो क्या करके दिखाएंगे, वो इस तरह शाइन करते नजर आएंगे। कल्चर करते हैं। स्पूटम क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेते हैं 2 to 3 वीक्स, और उसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल PCR करते हैं। PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो कि बहुत सेंसिटिव रैपिड वन स्पेसिफिक टेस्ट है, हर बैक्टीरिया के लिए किया जाता है, इन मॉलिक्यूलर लेवल पे यूज़ होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई समझ नहीं आई और कुछ मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि फ़िज़िकली तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, तो पहले मैंने सोचा था मैं आपको जूम पे पढ़ाऊँ, लेकिन जूम पे तमाम स्टूडेंट्स का एट अ टाइम्स कनेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ एब्सेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं तमाम लेक्चर अपने रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल है मुनज़्ज़ा नियाज़ी माइक्रोबायोलॉजी, इस पर अपलोड है, आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और भी तमाम लेक्चर्स पे आपको और भी मिलेंगे, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं मेंशन करती हूँ कि किस सब्जेक्ट का किसका कौन सा टॉपिक है, किस सब्जेक्ट का है और किस क्लास का है, कौन सा सेमेस्टर का है, तो तमाम आपको मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको कोई मुश्किल होती है और तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी सवाल पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।